नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीलाइट। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आयोजित भारत की अध्यक्षता में G20 के संदर्भ में युवा संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर पहुंचे। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री प्रभुराम चौधरी, मंत्री तुलसी राम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी और विधायक आकाश विजयवर्गीय मौजूद रहे। प्रमुख विश्वविद्यालयों में अहिल्याबाई देवी विश्वविद्यालय में हमारे नौजवान साथियों के साथ मिलने का एक मौका मुझे मिला। G20 पर परिचर्चा हुई और मुझे विश्वास है कि इस G20 की प्रमुखता और विशेषता जन जन तक पहुंचेगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर के गांधी मैदान स्थित भवन के जीर्णोद्धार कार्य का शुभारंभ किया। ये भवन राज्य सरकार 4 करोड़ रुपए की लागत से स्वामी विवेकानंद के निवास स्थान को संरक्षित करने के रूप में विकसित किया जा रहा है। वहीं भवन में संचालित स्कूल के लिए अलग से 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भवन निर्मित किया जाएगा, जिसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की स्मृतियों को सहेजने रायपुर के एयरपोर्ट का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। उनके विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दशा और दिशा दी है। भवन को उसके वास्तविक रूप में विकसित किया। स्कूल शिफ्ट किए गए हैं, हमें करीब 2.5 करोड़ लागत के स्कूल बिल्डिंग बना के आज वो लोकार्पित किए जाते और ये स्मारक है आज ओकर शिलान्यास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सिहावा में हैं, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ योजनाओं की समीक्षा की है। बैठक में मंत्री अनिला भेड़िया और स्थानीय विधायक डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव मौजूद रहीं। सीएम ने वन अधिकार पट्टा, नरवा विकास, जल जीवन मिशन, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा की। वहीं जिले में जुआ, सट्टा, चाकूबाजी की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए एसपी को निर्देश दिया गया। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि प्रदेश की जनता को सारी सुविधाओं का लाभ दिलाना उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साथ ही सिहावा विधानसभा के लिए कुल 72 करोड़ 56 लाख रुपए के 106 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो लगातार हमारी कोशिश है कि आम जनता की सेवा हो, उसके जीवन में परिवर्तन आए। ये हमारी कोशिश शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में फेरबदल होने की चर्चा है। चर्चा यह है कि छत्तीसगढ़ के सांसद को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ भाजपा के तमाम बड़े नेता इस वक्त दिल्ली में हैं। दुर्ग के सांसद विजय बघेल का नाम इसमें सबसे ऊपर है, जिस पर सांसद बघेल ने कहा है कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं है और न ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की चर्चा है। जो भी पार्टी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन वो करेंगे। पता नहीं भाई, आपके मुंह से मैं सुन रहा हूं और चर्चाएं तो अक्सर चलती रहती है। चर्चाओं में सार्थकता कितनी है वो तो चर्चा करनी हुई ले जाने, और जो भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तय करते हैं उस आदेशों का पालन हमको करना है। रायपुर रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले सांसदों के साथ रेलवे अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से बस्तर में रेल सुविधाएं बढ़ाए जाने पर जोर दिया गया। सांसदों की इस बैठक में लोकसभा, राज्यसभा के लगभग 10 सांसदों को बुलाया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल, कांकेर सांसद मोहन मंडावी और राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम शामिल हुए। बाकी सांसदों ने अपने अपने प्रतिनिधियों को इस बैठक में भेजा था। सांसद विजय बघेल ने रेलवे के अधिकारियों से ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर जानकारी मांगी, साथ ही उन्हें जल्द ही इस समस्या को दूर करने के निर्देश दिए। इसके अलावा बस्तर से झारसुगुड़ा के रास्ते दिल्ली तक सीधी रेल सेवा शुरू किए जाने की मांग भी की गई है। हमारे क्षेत्र में जो ट्रेनें पहले स्टेशनों में रुकती थी वो बंद है।
साथ ही साथ आवागमन की सुविधा के लिए जो रेल पटरियां जहां से पार होने की है आरओबी भी बने, और चैनल जैसे बनेगा तो चैनल के अनुसार वो सुविधाएं आगे बढ़ती जाएगी और निश्चित रूप से वो दिल्ली तक जाएगी। रायपुर से बस्तर रेल लाइन परियोजना निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। लगभग छत्तीसगढ़ के जो बड़ा आदिवासी वर्ग है वो वहाँ निवास करता है। किन कारणों से रावाघाट परियोजना में देरी हो रही है? राजस्थान के जयपुर में 11-12 जनवरी को पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष संतराम नेताम भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता में कार्यक्रम हुआ। वहीं देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ भी मौजूद रहे। उपाध्यक्ष संतराम नेताम ने सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के आरक्षण विधेयक का मुद्दा भी उठाया। और आप सभी से आग्रह है, हम अपने स्थान पर खड़े होंगे। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार सक्रिय हो गई है। राज्य सरकार ने विधायकों को आम जनता से सीधे जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सरकार ने बीजेपी के सभी विधायकों को टास्क देते हुए कहा कि वे हर दिन 150 ऐसे हितग्राहियों से बात करें जिन्हें केंद्र और राज्य सरकार की किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। असल में सितंबर और अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के अंतर्गत 83 लाख हितग्राहियों को चिन्हित किया गया था। बूथ अध्यक्ष के साथ में ये मैपिंग करने का प्रयास कर रहे हैं कि उसमें बूथ में कितने हितग्राही रहते हैं और एक कार्यकर्ता को कितने हितग्राहियों से संपर्क सुनिश्चित करना है, संबंध बनाना है, फिर हितचिंतक बनाना है और फिर भाजपा का वोटर बनाना। भारतीय जनता पार्टी के नेता नर्मदापुरम में एक दूसरे को मारने के लिए रिवॉल्वर चलाते हैं। उनकी पार्टी का मंडल अध्यक्ष आत्महत्या के एक मामले में उनके पति को बचाने के लिए, जिनकी पत्नी की ने आत्महत्या की थी, उनको बचाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए कैद होते हैं। तो ये सब पाप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सांसद प्रज्ञा सिंह जैसी महिलाएं अराजकता परोसती हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी का खास फोकस सरगुजा संभाग पर है। यही वजह है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक सरगुजा में आयोजित करने जा रही है। 20 और 21 जनवरी को आयोजित होने वाली इस बैठक में प्रदेश भाजपा प्रभारी समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। आगामी दिनों में होने वाली इस बैठक को सफल बनाने के लिए सरगुजा संभाग प्रभारी संजय श्रीवास्तव समेत संगठन और जिला स्तर के नेताओं के साथ मैराथन बैठक भी की जा रही है। गुरुवार को इस बैठक में सरगुजा सांसद रेणुका सिंह, पूर्व मंत्री भैया लाल राजवाड़े, संगठन मंत्री पवन साय समेत तमाम नेता मौजूद रहे और उन्होंने मंथन किया। भारतीय जनता पार्टी की नियमित प्रदेश कार्य समिति बैठक का आयोजन यहाँ पर किया गया है और उसी बैठक की तैयारी के संदर्भ में आज सरगुजा क्षेत्र के, सरगुजा संभाग के सभी प्रमुख नेताओं पदाधिकारियों के माध्यम से आज यहाँ पर बैठक संपन्न हुई है। प्रदेश कार्य समिति में पिछले 3 जो महीनों की कार्यों की समीक्षा और आने वाले 3 जो महीनों के जो आगामी योजनाएं होती हैं उसके संदर्भ में चर्चा होगी, राजनीतिक प्रस्ताव आएंगे। राजधानी भोपाल के पहले कोलार 6 लेन प्रोजेक्ट को लेकर विवाद शुरू हुआ। प्रोजेक्ट में 150 से ज्यादा स्थायी अस्थायी निर्माणों को हटाया जा रहा है, जिसमें कोलार गेस्ट हाउस तिराहे के अतिक्रमणकारियों को कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। गुरुवार को हटाए जा रहे मकान और अतिक्रमण को लेकर रहवासियों के साथ कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया है। लेकिन 1 महीना हो गया इनकी तो झुग्गियां तोड़ दी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, कोई मुआवजा नहीं दिया। ये ठंड पे पड़े हैं, बूढ़ी अम्मा वहाँ पे ठंड में है, एक आदमी की यहाँ पे जान चली गई। तो ये व्यवस्थापन पहले होता है, उसके बाद लोगों को हटाया जाता है। लेकिन इन्होंने दूसरा काम किया। हमारी मांग है कि इनको जो जगह बताई है वहाँ पे मकान बनाने के लिए पैसा दे, मुआवजा दे। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री और कोंडागांव जिला के प्रभारी कवासी लकमा केशकाल दौरे पर पहुंचे थे। इस दौरान ग्राम कोर गांव में चल रहे क्रिकेट मैच के समापन में लकमा पहुंचे, जहां मंत्री लकमा क्रिकेट खेलने से खुद को रोक नहीं पाए और हाथों में बल्ला लेकर मैदान में उतर गए। तो एक बार आपको और दिखाते हैं मंत्री जी क्रिकेट खेलते हुए।
यही तो कला है, कई बार गेंद को मारा जाता है और कई बार छोड़ दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ में भारी वाहनों की आवाजाही के लिए बाईपास और रिंग रोड निर्माण की योजना 4 सालों के बाद भी धरातल पर नहीं उतर पाई। भाजपा का आरोप है कांग्रेस ने सत्ता में आते ही शहर में न सिर्फ बाईपास रोड निर्माण का कमिटमेंट किया था, बल्कि भारी वाहनों के लिए अलग से रिंग रोड निर्माण की घोषणा की थी। लेकिन 4 साल बाद हकीकत आपके सामने है। देखिए, पिछले 1 साल में रायगढ़ जिले में 650 से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम रिंग रोड बनाएंगे, हम बाईपास रोड बनाएंगे, उस पर तो ध्यान दिया ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो रिंग रोड का प्रस्ताव आया था, जिसमें सर्वे भी हो गया था, उस कार्य को भी नहीं किया गया। बाईपास रोड और रिंग रोड न बनाए जाने से अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं। रोज 2-3 मौतें हो गई है। पिछले महीने में 19 मौत रायगढ़ शहर के बाहरी क्षेत्र में हुआ है, जिसके लिए पूर्ण रूपेण कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास अब मुद्दे रहे नहीं हैं, तो इन मुद्दों को लेकर वो केवल हल्ला बोलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की सड़कों के लिए एक बहुत बड़े बजट की व्यवस्था की है और बहुत तेजी से रायगढ़ के जिले के आसपास रोडों का काम चल रहा है। रायपुर का एक निजी बिल्डर अल्ताफ अपने प्रोजेक्ट को 12 सालों में पूरा नहीं कर पाया। बस प्लॉट बेचकर करोड़ों की कमाई करता गया। पूरा मामला नरदहा स्थित प्रोजेक्ट सिटी ऑफ वेलेंसिया का है। सोचिए, सपना दिखाया, 12 साल हो गए, पैसा कमाया, पर अपने प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पाया। जजमेंट इन द फील्ड ऑफ रेरा, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि ये बाहर भी ये जजमेंट का साइट होगा, कई सारे जजमेंट्स में आएंगे। साथ ही साथ मैं ये बस बताना चाहूँगा कि सिटी ऑफ वेलेंसिया को आज की डेट में इस फैसले के हिसाब से हाउसिंग बोर्ड को सौंप दिया गया। अब हाउसिंग बोर्ड जो है वो इसका डेवलपमेंट करेगा, वो इसकी मार्केटिंग करेगा और इसमें इसके जो प्लॉट्स है उसको सेल आउट भी करने का पावर दे दिया गया है। मैनपाट में भूमाफिया सक्रिय हैं। शासकीय जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। कृषि अनुसंधान केंद्र की 140 एकड़ जमीन पर भूमाफिया की नजर है, जिसकी वजह से शासकीय जमीन का उपयोग नहीं हो पा रहा है। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। खाली पड़ी सैकड़ों एकड़ जमीन के बाहर लगा उद्घाटन का बोर्ड और उस पर उल्लेखित पीएम नरेंद्र मोदी समेत अन्य अधिकारियों के नाम। बोर्ड देखकर यह समझा जा सकता है कि यह जगह कृषि विज्ञान केंद्र को आवंटित की गई होगी और कृषि विज्ञान केंद्र यहां अपना कार्य कर रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जगह कृषि अनुसंधान केंद्र को आवंटित तो जरूर हुई, मगर यहाँ विभाग काबिज नहीं हो सका, क्योंकि यहाँ भूमाफिया ने इसी जमीन का फर्जी वन अधिकार पट्टा बनवा लिया। दरअसल मैनपाट में वर्ष 2013 में करीब 140 एकड़ जमीन कृषि अनुसंधान केंद्र को आवंटित की गई थी, जहां कृषि विज्ञान केंद्र के अलावा आलू अनुसंधान केंद्र खोला जाना था। वर्ष 2018 में पीएम मोदी ने कृषि विज्ञान केंद्र का ऑनलाइन भूमि पूजन भी किया था, लेकिन 39 लोगों ने जमीन का वन अधिकार पत्र दिखाकर आपत्ति दर्ज कराई थी। वहीं जांच में वन अधिकार पत्र फर्जी पाया गया। इधर विवाद की वजह से कृषि विज्ञान केंद्र को सीतापुर में स्थापित किया गया, लेकिन आलू अनुसंधान केंद्र को अभी भी जमीन के आवंटन का इंतजार है। कुछ गांव वालों द्वारा फर्जी तरीके से पट्टा निर्माण करके माननीय कलेक्टर को कलेक्टेड इसमें कोर्ट में और कमिश्नर उसमें चले गए थे, जिन्होंने जब कोर्ट में गए उसके बाद आदरणीय कलेक्टर महोदय के कोर्ट में उनको जो पट्टा बना था वो खारिज कर दिया गया। मैनपाट पर्यटन के क्षेत्र में भी अपनी अलग पहचान रखता है। ये वजह है कि यहाँ जमीन पर फर्जी पट्टे से लेकर जमीन पर अवैध कब्जे का खेल सालों से खेला जा रहा है। जब IBC 24 ने वन अधिकार जिला स्तर जांच कमेटी के सचिव JR नागवंशी से मामले की जानकारी ली, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने वन अधिकार पत्र के जरिए दावा किया था, उनके वन अधिकार पत्र निरस्त कर दिए गए हैं और अब जमीन के आवंटन की प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके फैसले के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहाँ वन अधिकार पत्र प्राप्त कर लिया गया था और वो मद सही नहीं था, और जिसके कारण शिकायत प्राप्त हुई थी और शिकायत के आधार पर छानबीन की गई और छानबीन करके
जो है शिकायत सही पाए जाने पर वन अधिकार पट्टा जो है निरस्त कर दिया गया था। बहरहाल एक तरफ शासकीय दफ्तर जमीन न मिल पाने के कारण अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर पा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया बड़ी आसानी से बेशकीमती जमीन का बंदर बाट कर रहे हैं। मगर सवाल यही है कि आखिर कैसे शासकीय जमीन का पट्टा बन गया, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई, ये बड़ा सवाल है। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। और इस बीच एक बड़ी खबर है, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया है। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली है। शरद यादव की बेटी हैं सुभाषिनी यादव। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। 1 जुलाई 1947 को इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में हुआ था और उनकी सुपुत्री सुभाषिनी यादव ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी। उन्होंने लिखा है कि पापा नहीं रहे। पूर्व अध्यक्ष जेडीयू के रहे हैं। इनकी सुपुत्री ने इस खबर की पुष्टि की है। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को शोक में डुबो गया। उनकी समाजवाद वाली राजनीति ने उन्हें जनता के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया था, लेकिन अब उस महान नेता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। गुरुग्राम का एक हॉस्पिटल है फोर्टिस, वहां उन्होंने अंतिम सांस ली है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का निधन हो गया। देखिए, ये सुभाषिनी यादव उनकी सुपुत्री हैं। उन्होंने लिखा है पापा नहीं रहे। सुभाषिनी शरद यादव की सुपुत्री हैं। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। दुख का क्षण है, जाहिर सी बात है, इसीलिए उन्होंने इसके अतिरिक्त कुछ लिखा नहीं, बस उन्होंने जानकारी बताई। बिहार की राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाले शरद यादव का जाना सभी को शोक में डुबो गया। बीजापुर में सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई की, जहां भैरमगढ़ में संजय पारा निवासी संतोष गुप्ता के पास 3 नग जिंदा कारतूस जब्त किया गया। वहीं संतोष से पूछताछ की गई तो 2 लोगों का पता चला है जो कि नक्सलियों को हथियार सप्लाई किया करते थे। प्रिंस शर्मा और विजय साहू के पास से मेड इन USA रिवाल्वर बरामद हुई। बताया जा रहा है कि प्रिंस और विजय हथियारों को नक्सली मटकामी होंगा को देते थे। आरोपियों के पास से जब्त हुए थैले की चेकिंग पर डेटोनेटर, वायर, जेलेटिन, सेफ्टी फ्यूज, इलेक्ट्रिक वायर, फ्यूज वायर, ये सभी कुछ बरामद हुआ है। कमांडर शंकर को देने जाने को बताया जा रहा है। पकड़े गए नक्सली सहयोगियों के विरुद्ध थाना बैरमगढ़ और भासागुड़ा में वैधानिक कार्रवाई के बाद न्यायिक रिमांड पर बीजापुर न्यायालय पेश किया गया। नक्सलियों की बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिडमा की मौत की खबर अफवाह साबित हुई है। इस पूरे मामले में नक्सलियों ने बुधवार को प्रेस नोट जारी कर हवाई हमला किए जाने का आरोप लगाया, जिसे बस्तर रेंज के आईजी सुंदर राज पी ने भ्रामक बताया है। बस्तर आईजी ने नक्सलियों के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए नक्सलियों के प्रेस नोट की जांच करने की बात कही है। बता दें कि बीजापुर सुकमा तेलंगाना सीमावर्ती क्षेत्र में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की टुकड़ी हेलीकॉप्टर द्वारा फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस भेजी जा रही थी। एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके सुरक्षा बल के ऊपर इस प्रकार के आरोप लाए गए थे। पूर्व में भी मोदी द्वारा क्षेत्र की जनता को गुमराह करने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए इस प्रकार का एलिगेशन सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर लाए गए थे। अपना कैडर के मनोबल को बनाए रखने के लिए उनके द्वारा इस प्रकार का प्रयास की जा रही है। और दूसरी ओर हम जो माओवादी के जो प्रेस विज्ञप्ति वास्तव में उनके द्वारा जारी की गई नहीं या किसी प्रकार का कोई इसमें भी साजिश है, उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। चुनावी साल में नियमितीकरण की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के 71,000 से ज्यादा संविदा कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। संविदा कर्मचारी प्रदर्शन कर राज्य सरकार पर नियमितीकरण का दबाव बना रहे हैं। संविदा अधिकारी कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि यदि कभी संविदा कर्मियों को संविदा नीति 2018 के तहत लाभ जल्द नहीं दिया गया और नियमित नहीं किया गया तो फरवरी से चरणबद्ध तरीके से वो आंदोलन करेंगे। पिछले 1.5 साल से मध्य प्रदेश के वित्त विभाग में
संविदा कर्मचारियों के 90% वेतनमान दिए जाने के लिए तथा संविदा कर्मचारियों की जो नीति संशोधन होनी है उसको लेके फाइल पड़ी हुई है। संविदा कर्मचारियों के मंगल कामना और शासन को सद्बुद्धि देने के लिए शिव जी का अभिषेक भी करेंगे और मध्य प्रदेश शासन के आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को फीस का भुगतान नहीं होने पर निजी अस्पताल के प्रतिनिधि लामबंद हो गए हैं। गुरुवार को निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने आयुष्मान नियामय मध्य प्रदेश ऑफिस पहुंचकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों से लंबे समय से अटके आयुष्मान योजना के भुगतान की मांग की। यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अजीत ने बताया कि अधिकारियों ने अगले 10 दिनों में बकाए के भुगतान का आश्वासन फिलहाल उन्होंने दिया है। और एक आंकड़ा बताएं आपको तो अब तक निजी अस्पतालों का करीब 500 से 600 करोड़ रुपए अटका है जो आयुष्मान योजना के तहत लोग इलाज कराते हैं। हमारा पेमेंट आयुष्मान से काफ़ी लंबे टाइम से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो उसके लिए मैम ने अभी हमें 10 दिन का आश्वासन दिया है और मैम ने ये भी कहा है कि हमारी तरफ से पूरी कोशिश करी जाएगी कि 10 दिन से पहले अगर हो सका तो हम इससे पहले आपकी समस्याओं का निदान कर देंगे। कम से कम 500 से 600 करोड़ सारे मध्य प्रदेश के प्राइवेट अस्पतालों का ड्यू है और मध्य प्रदेश में 622 आयुष्मान इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों को लेकर अक्सर शिकायतें रहती है। यहाँ के डॉक्टर समय पर नहीं आते, डॉक्टर पूरा समय अस्पताल को नहीं देते हैं। इससे ओपीडी में आने वाले मरीजों को तो नुकसान होता ही है, यहाँ पढ़ाई कर रहे मेडिकल स्टूडेंट को भी नुकसान होता है। राज्य सरकार अब इस तस्वीर को बदलने जा रही है। अच्छी बात है, बदलना चाहिए भी। एम्स की तरह बाकी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी सिर्फ अस्पताल को समय दें, निजी प्रैक्टिस ना करें। इस तरह का सिस्टम लागू करने की तैयारी चल रही है। लागू करना ही चाहिए। अब सोचिए, पैसा ले रहे हैं सरकार का, तनख्वाह ले रहे हैं सरकार से, उसके बाद अलग से प्रैक्टिस भी करेंगे। ये बड़ी हैरानी की बात है, गंभीर बात है। कम से कम सरकार इस बात को लेकर सचेत है और एक नियम बनाने जा रही है। हम सभी टीम को इसकी जानकारी अपन ने दिया हुआ है कि उनसे प्रतिवेदन ले लें, उनकी भी मतलब क्या उनके ओपिनियन है, उसके बाद फिर शासन लेवल पे जो भी निर्णय होगा वो बाद में पता चलेगा। हाई ब्लड प्रेशर और अनियंत्रित शुगर के चलते आंखों की होने वाली डायबिटिक रेटिनोपैथी बीमारी का इलाज भी अब दाऊ खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना हो सकेगा। राज्य सरकार इस दिशा में तैयारी शुरू कर रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। मंजूरी मिलने पर आंखों की इस महंगी बीमारी का इलाज फ्री में हो सकेगा। यानी आपके लिए गुड न्यूज है, इस बीमारी का इलाज, डायबिटिक रेटिनोपैथी बीमारी का इलाज फ्री में हो सकेगा। इससे आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए चले जाने का खतरा होता है। एक इंजेक्शन की कीमत लगभग 15,000 होती है और इनका कोर्स 3 इंजेक्शन तक होता है। शासन द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है कि क्योंकि इस बीमारी से स्थायी दृष्टिहीनता पैदा हो सकती है, अतः इसे DKBSSY योजना में शामिल करके निःशुल्क उपलब्ध कराने का विचार किया जाए। ग्वालियर शहर के जया रोग्य अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के लिए राहत की खबर है। डिजिटल इंडिया की तर्ज पर अस्पताल पूरी तरह से ई-हॉस्पिटल बनने जा रहा है, जिससे मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलने की उम्मीद है। ये व्यवस्था 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी। आप तारीख हाथ से नोट कर लीजिए, 2 महीने के बाद शुरू हो जाएगी। कोई पेशेंट आया, आपको खून की जांच करानी है, हमने आप देखेंगे 2 अगले महीने में हमारा एक सिस्टम बन जाएगा। वहीं पर ही सैंपल ले लिया जाएगा, बार कोडिंग कर दी जाएगी, उस सैंपल से आपके मोबाइल नंबर से उसको कनेक्ट कर दिया जाएगा कि उस बार कोड से जो जो जांचें होंगी वो संबंधित उस मोबाइल नंबर पर पहुंच जाएंगी। आप आए, आपका एक नया बार कोड हमने दे दिया, उसी के आगे मोबाइल नंबर लिखा होगा। जैसी जांच उस नंबर पे निकलेगी आपको ऑटोमेटिक मोबाइल में पहुंच जाएगी। आपके पेट में आज दर्द है, अल्ट्रासाउंड आज होना है, तो 1 महीने बाद अल्ट्रासाउंड होगा, तो आदमी जब तक तो मर ही जाएगा। आप बताइए, ये सही है कि गलत है? सभी का हाल यही है, कोई बोल नहीं पाते लोग। जो बात सही है वो बात बोले ना। मैंने एडमिट करवाया अपनी वाइफ को, वो कहता था पहले एडमिट करो, उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो। बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, किडनी में दिक्कत आई, अल्ट्रासाउंड के लिए बैठी हूँ। अब नंबर आएगा तभी तो जाऊँगा। हाल के साल भेजा उनने, पर अब नंबर ही नहीं आ रहा है।
पुणे से पानीपत जा रही पानीपत गौरव गाथा यात्रा गुरुवार को ग्वालियर पहुंची। यात्रा में मराठों की वीरता और बलिदान को याद कराया जा रहा है। आपको बता दें कि पानीपत गौरव गाथा यात्रा 6 जनवरी से शुरू हुई है। यात्रा में 3 राज्यों से 10 युवतियां और 27 युवक और 60 दो पहिया वाहन चालक चल रहे हैं। ये यात्रा 1535 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। साथ ही पानीपत शौर्य स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेगी। पानीपत के वीर बलिदानियों को याद करके यात्रा का समापन होगा। यात्रा के संयोजक डॉक्टर संदीप महेंद्र ने भी ये बताया कि यात्रा का उद्देश्य पानीपत युद्ध का स्मरण करना है। देखिए, गौरव इतिहास जो मराठाओं का है उसको लेकर एक यात्रा निकाली जा रही है। कहां से कहां तक ये यात्रा जा रही है, कितने लोग शामिल हैं इस यात्रा के अंदर? ये यात्रा पुणे से 6 जनवरी को चली है और वो 14 जनवरी को पानीपत में समाप्त हो जाएगी। इसमें 83 युवक है, 6 माता बहनें हैं और 2 बालक सहभागी हुए हैं। इसका मकसद क्या है यात्रा का, कहां से गुजर रही है और कब समापन होना है इसका? 260 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भूलते हुए दक्षिण से आए हुए मराठों का साथ उत्तर हिंदुस्तानी नहीं दिया, इसलिए वहाँ पर हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अभी भी हम प्रांत, भाषा, जाति, धर्म इससे ऊपर नहीं उठे। राष्ट्रीय एकता के और अखंडता के सूत्र स्थापन करवाने के लिए यात्रा जो पुणे से निकली है 14 जनवरी को पानीपत में समाप्त होगी। वापसी में यात्रा हाथ में शौर्य ज्योत लेकर पानीपत से पुणे तक वीरों की गाथा बताती हुई जाएगी। आप देख सकते हैं कि यात्रा निकल रही है, लगातार फूलों की बरसात हो रही है और ये लोगों का कहना है कि अब कल इस यात्रा का समापन होगा। इसमें देश भर से जितने भी जो लोग हैं वो यहाँ शामिल हो रहे हैं इस यात्रा के अंदर। आप देख सकते हैं कि यात्रा का जो काफिला है वो निकले हुए मोटरसाइकिल पर है, कुछ लोग 4 व्हीलर पर है, इसमें युवा है, महिलाएं हैं, तो कई सारे लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल है। अब ऐसे में देखना यह है कि इस यात्रा को लेकर जो इनकी कोशिश है, जो मकसद है, वो इसमें कितना कामयाब हो पाते हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। बिलासपुर में तमाम कवायदों के बाद भी सिटी बसों का संचालन सामान्य नहीं हो पा रहा है। गिनी चुनी बसें ही सड़कों में दौड़ रही हैं। ज्यादातर बसें अभी भी डिपो में खड़े खड़े खस्ता हाल हो रही हैं। बसों के संचालन को लेकर प्रशासन के तमाम दावे फेल साबित हो रहे हैं। इधर सिटी बस की सेवा नहीं मिलने का असर देखने के लिए मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। साल के आखिर में बसों को वापस शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन इसमें भी ज्यादा सफलता नहीं मिली है। 50 में केवल 7 बसों को ही प्रशासन फिर से शुरू कर पाया। इधर पब्लिक अर्बन सोसाइटी बस भी बसों के मेंटेनेंस का हवाला दे रही है। उच्च शिक्षा के बाद आज के युवा जहां मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी के लिए बड़े शहरों की ओर भाग रहे हैं, तो वहीं जबलपुर जिले के युवा युवती फैशन और स्नातक डिजाइनिंग और पुणे जैसे बड़े शहर से MBA करने के बाद खेती किसानी कर रहे हैं। ये भी अपना क्रेज है और लोगों में प्रेरणा का केंद्र बने हुए हैं। शहर से 50 किलोमीटर दूर शहपुरा विकास खंड के एक छोटे से गांव जमखार की बरखा 34 एकड़ कृषि भूमि के लगभग आधे हिस्से में जैविक खेती से फसलें उगा रही हैं। साथ ही पशुपालन भी कर रही हैं। गोबर से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करके बरखा ने भूमि को उर्वरक बनाया और बिना रासायनिक खाद के गेहूं, चना और मटर की फसलें उन्होंने ली। बरखा के कार्यों को देखते हुए आत्म परियोजना जबलपुर ने उन्हें उन्नत कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया। बरखा के इस काम से उसके माता पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं जबलपुर जिले के शहपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम जमखार में, जहां पर एक युवा बेटी जो कि बरखा भुर्रक, जो कि लगातार पिछले कई सालों से खेती पर ध्यान दे रही हैं। हमारे साथ बरखा जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इतनी सब पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उन्होंने खेती को क्यों चुना और क्या ये युवाओं को संदेश देना चाहेंगी। बरखा जी, आप लगातार कई सालों से खेती पे कर रही हैं और आपने बाहर पढ़ाई की है, इतना सब कुछ आप चाहती तो किसी अच्छी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर सकती थी, लेकिन उसके बाद भी आपने खेती को चुना, ऐसा क्या? सर, मैंने खेती को इसलिए चुना कि काम तो मैंने हमेशा किए हैं। खेती के साथ साथ मैं CSC VLE भी हूँ, मैं HDFC बैंक बिजनेस करेस्पेंडेंस भी हूँ, मैंने LIC का भी काम किया हुआ है। UPL कंपनी के साथ हमने फाल्कन मशीन से सर्विसेज भी दी हैं किसानों को। मगर हम खेती ही क्यों हमने प्राथमिकता दी,
क्योंकि मैंने किसानों को देखा है कि उनका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्टेज में जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि रासायनिक में उनका खर्च होता है, बिल ज़्यादा आता है, कुछ चीज़ों में जो हमारा पैसा ज़्यादा जाता है उसको अगर हम सही तरीके से खेती करेंगे तो हमारी वो प्रॉफिट में आती है। हमें बड़ा हर्ष होता है कि हमारी बेटियां हमारे साथ काम करती है और सजग करती है सभी को स्वास्थ्य के प्रति। बरखा जो कि मिसाल है ऐसे युवाओं के लिए कि खेती से भी हम अपने जीवन को अच्छे से रह सकते हैं, रहन सहन कर सकते हैं, खेती से अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे युवाओं के आज युवा दिवस पर ऐसे युवाओं के लिए हमारे साथ कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर। और इस खबर के साथ सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ।